राजस्थान की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव आज चल रहा है, वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो लगभग 25% वोटिंग इन जगहों पर हो चुकी है। मतदाता धीरे धीरे करके निकल रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। मेरे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी और कांग्रेस से भीमराज जाखड़। इन दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों पार्टियां राजस्थान की प्रमुख पार्टियां हैं और ये क्या दावा कर रही हैं राजस्थान के इस उपचुनाव में। शुरुआत सत्ता पक्ष के साथ में ही कर लेते हैं। गर्ग साहब, क्या दावा? देखिए, हम तो शुरू से कहता है कि जिस तरीके से हमने प्रत्याशियों का चयन किया है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीत के आ रही है। 7 की 7 सीटें जीत के आ रही है। चलिए साहब, कांग्रेस से पूछ लेते हैं। 7 की 7 अगर ये जीत रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो चुनाव में? देखिए, पार्टियां कुछ कहे, जो वोटर होता है वो लोकतंत्र के अंदर माई बाप होता है। आज जनता इनके राज से, इनके काज से दुखी हैं और ये जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो वादे इन्होंने घोषणा पत्र में किए थे, ताज़ा उदाहरण हमीम बाजरा की खरीद का देता हूँ। इन्होंने विधानसभा में बड़े बड़े वादे किए थे, फसलें बिक नहीं रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है और नरेगा मजदूरों को इन्होंने बाहर कर दिया। तो किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र सब दुखी हैं और चिरंजीवी योजना जो एक स्वास्थ्य लाभ था उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जो वोटिंग हो रही है वो कांग्रेस के फेवर में हो रही है और कांग्रेस ने सही प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी की बौखलाहट से जनता दुखी है और 11 महीने के इनके जो पर्ची सरकार के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार, एक सीएम साहब हैं या 2 सीएम होते हैं राजस्थान के अंदर, एक तो भजन लाल जी हैं और एक मिनी सीएम और है, जो पहला उदाहरण देखना होता है। तो इसका जो खामियाजा आप देखोगे तो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीत के आएगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। देखिए, दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि 7-7 सीटें जीत रहे हैं, पर ये दोनों ही पार्टियां इस बात को नकार रही हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी भी है जिसका एक सांसद मौजूद है। दूसरा, हनुमान बेनीवाल भी अपनी प्रेजेंस रखते हैं इस राजस्थान के अंदर और दोनों ने ही मिलकर इन दोनों बड़ी पार्टियों के नाक में नकेल डालने का काम इस चुनाव के अंदर भी किया है, जो हमने देखा है। प्रचार की अगर बात की जाए तो प्रचार के अंदर साहब आप कह रहे हो 7 की 7 सीट जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री को, आपके प्रदेश अध्यक्ष को, आपके बड़े बड़े नेताओं को 2-2 बार इन सीटों पे पहुंचना पड़ा, 2-2 बार जाके वहाँ बात करनी पड़ी। कैसे देखें फिर इसको? देखिए, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि आज मुख्यमंत्री हर विधानसभा में जा रहा है, लेकिन आज इनके पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं? उनको तो तड़ी पार कर दिया था, राजस्थान से बाहर भेज दिया था और बाहर भेजने का एक ही उद्देश्य था कि अगर वो राजस्थान में रहेंगे तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। जमानतें जब्त न हो इसलिए उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को बाहर भेज दिया गया। बता दीजिए, 7 विधानसभा में अगर अशोक गहलोत जी प्रचार करने गए हो या 7 विधानसभा में सचिन पायलट जी चुनाव प्रचार करने गए ही नहीं। इवन इनके अध्यक्ष जी को पता कर लीजिए, 84 और सलूम्बर में अगर गए हो तो बता दीजिए। देखिए, तो इससे पता लगता है ना कि ये तीसरे नंबर पे आने वाले लोग हो गए। आज इनकी ये स्थिति की कई जगह तो ये 3रे नंबर पे आएगी जमानत। ये पॉलिटिक्स का पार्ट होता है कि जिस आदमी, सचिन पायलट का आप मीडिया से आप पता कर लीजिए, सचिन पायलट ने हिंदुस्तान में कहाँ सभाएं की है, कहाँ उनकी डिमांड है। जिन नेताओं की डिमांड होती है, अशोक गहलोत को देख लीजिए, अशोक गहलोत को महाराष्ट्र में बुलाया, हरियाणा में क्या हुआ था? इनके नेताओं को कहीं बुलाया नहीं जा रहा, इनकी कोई डिमांड नहीं है। भजन लाल जी का कोई काम नहीं है, हेलीकॉप्टर लेके उड़ते रहते हैं और इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको यही घूमने का यमुना जल समझौता से पूछिए कि सुल्ताना के अंदर सभा हुई, कितने लोग थे और उनको क्या एरिया था। आज झुंझुनू विधानसभा में 5 दिन में क्या हूँ, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जमान जब्त हो रही है, बीजेपी बौखलाई हुई है और सब जगह साफ हो रही है और किसान, मजदूर, नौजवान, अपराध 7वें आसमान पर है। रंगदारी रोज वसूली जा रही है। गैंगस्टर जेलों में बैठ के फोन कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं का अच्छे देखिए, जेलों में बैठे गैंगस्टर जो धमकियां दे रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं, उनको ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य कहाँ ले जाके खड़ा किया इस देश को और इस राज्य को। हम पूछना चाहते हैं कि आपने राजस्थान के अंदर गौण मंडियां क्यों बंद की थी? राजस्थान में आपकी सरकार आने के बाद 1200 क्यूसेक पानी क्यों काटा गया? आपने घोषणा पत्र में वादा किया था मैं 2800 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे, वो 2400 रुपये से ऊपर नहीं बिका। और दूसरी बात, बाजरे का इन्होंने बार बार विधानसभा चुनाव में जिक्र किया था, उसको इन्होंने खरीदने से मना कर दिया, बोले हम बाजरा नहीं खरीद पाएंगे और आज उसको घोषणा पत्र में दिया था, इनकी सरकार मना कर रही है। नौकरियों का क्या हाल है? कौन सी नौकरियां इन्होंने लड़कों को दे दी? दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं, मेडिकल के अंदर क्या हाल है? लोग रोज मर रहे हैं, दवाइयां इन्होंने बंद कर दी, सरकारी कर्मचारियों में दवाइयां मिलती थी वो बंद कर दी। और दूसरी बात, लाइट का हाल देख लीजिए, बिजली का, गर्मियों के अंदर कैसे लोग परेशान करें। मुद्दा क्या रहेगा जाकिर साहब इन 7 विधानसभाओं पे उपचुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा? क्या आप खींवसर में,
क्या आप 84 में, क्या आप सलूम्बर में फाइट में हो क्या? बिल्कुल फाइट में। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो झुंझुनू और एक आपकी ये खींवसर, दोनों तो जाट बहुल्य सीटें हैं, बाकी सीटों पे अदर कास्ट का माहौल है। मैं कहना चाहता हूं कि सारी सीटों के अंदर आप जाके गणित पता करेंगे तो किसान, मजदूर, नौजवान के 80% वोटर वो इनसे खफा हैं। और मैं एरिया का दौरा करके कल रात को ही लौटा हूं 2 विधानसभाओं से, जब मैंने वहाँ देखा है इनका कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री को इतनी बार चक्कर काटना पड़े तो ये दुर्भाग्य है कि इनकी हार और इनकी समय सातों विधानसभा पे गया। इन 3 विधानसभा जिनकी हम बात कर रहे हैं, सलूम्बर, 84 और खींवसर, मुझे तो वहाँ कांग्रेस भी कहीं नज़र नहीं आई। खैर, हम बात कर रहे थे साहब, इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, आपके घोषणा पत्र, आपके संकल्प पत्र के ऊपर भी बात की है। इन्होंने कहा युवाओं को नौकरी नहीं है। देखिए 3 मुद्दे गर्ग साहब इन चुनाव में निकल के आ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा रीट में, बिल्कुल उस पर कानूनी अड़चन आ गई, पीछे हटना पड़ा, कैसे देखें? नहीं, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। घोषणा जो हमने की है उस घोषणा को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। जो रीट की लेवल 1 में जो है उसमें महिलाओं को 30 से 50% जो आरक्षण देना वो निश्चित रूप से देंगे। दूसरा जो युवा नौकरी की बात करते हैं तो भाई 40,000 नियुक्ति तो हम दे चुके हैं और 90,000 की विज्ञप्ति जारी कर दी। 4 साल में हम 5 साल के अंदर हमने 4 लाख नियुक्ति देनी है, वादे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि देंगे। जब हमने 10 महीने के अंदर 40,000 नियुक्ति दे चुके हैं और इस साल के अंदर हम 1.25 लाख नियुक्ति देना को है और 51,000 तो आने वाले समय में आप देखिए, जिस दिन 1 साल पूरे भजन लाल जी को जाएंगे उस दिन हम 51,000 नियुक्तियां दे रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि भजन लाल जी के प्रति युवाओं को विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक देखा साहब, 18 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको पता लगा कि दूसरे दिन पेपर आउट हो जाता था। आप देखिए रीड के पेपर और वो आपकी सारी बात गर्ग साहब, तो वो आपकी सारी बात सही है सर। ताजा उदाहरण की बात करें, ताजा उदाहरण की बात, ताजा उदाहरण ये लड़के 2.5 दिन से टंकी पे बैठे थे, चुनाव छोड़ के आपके किरोड़ीलाल मीणा को आना पड़ा, पर आप क्या? मेरी बात सुनिए, जो वो टंकी पे बैठे हैं उनकी ये है कि रीट का एग्जाम रद्द किया जाए। देखिए बिल्कुल, हाँ, SI भर्ती को रद्द किया जाए। अब आप मुझे बताइए कि 859 टोटल भर्ती है SI भर्ती। अब 859 में से कुछ युवा वो भी होंगे जिन्होंने मेहनत करके पास हुए, तो सरकार को दोनों चीजें देखनी है। देखिए हमने कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट भी ली है, AG से रिपोर्ट भी ली है, सबसे रिपोर्ट ली है। उन सब रिपोर्टों का पूरा अध्ययन करने के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसने मेहनत करी है उनको भी अगर मान लो भर्ती कर रद्द कर दिया जाए तो उनके साथ उनका भविष्य का खिलवाड़ होता है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं जल्दी निर्णय लिया जाएगा और जो छात्रों के हित में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार छात्र हित में, किसान हित में काम करती है। जिस तरीके से किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि का वादा किया था, हमने 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ाए ना। हमने पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए लीटर किए ना, जब जयपुर के अंदर और गंगानगर के अंदर पेट्रोल के भाव कम होते थे। मतलब दोनों में डिफरेंस था कि जयपुर और गंगानगर में 5 रुपए प्रति लीटर का भाव, उसको हमने डिफरेंस को खत्म किया ना। क्यों इन राज्यों से? विधानसभा सीटों पर मेरा सवाल आपसे भी वही है, क्या 84, सलूम्बर और खींवसर में भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन में है क्या? और कंपटीशन में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आप इन 7 विधानसभा सीटों पे किस मुद्दों को लेकर साथ? देखिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कंपटीशन की बात नहीं कर रही है, जीत रही है। मैं कह रहा हूं खींवसर में हम पिछली बार 2,000 वोटों से ही आ रहे थे ना, 2,000 मात्र 2,000 वोटों से आ रहे हैं। आज हम कम से कम 25,000 वोटों से जीत के आ रहे हैं खींवसर के अंदर। सलूम्बर हमारी सीट है, हम जीत के आ रहे हैं। 84 है, 84 के अंदर जिस तरीके से हमने जो कैंडिडेट उतारा करा, वो वहाँ का एक ग्रास रूट व्यक्ति है जो वहाँ का सरपंच रह चुका है, प्रधान रह चुका है क्षेत्र में। देखिए आदमी, जनता को वादे कौन कर सकता है, कौन उस वादे को पूरा कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जनता जानती है कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में कैसे काम किया, 10 साल में हिंदुस्तान को कहां से कहां लिया है। भजन लाल जी ने 11 महीने के अंदर 50% वादे पूरे किए हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ एक चीजों को आप कह सकता हूँ, 450 रुपए में सिलेंडर की बात है। 1 जनवरी 2024 से हम 450 रुपए में सिलेंडर सारे काम हुए हैं, तो फिर विरोध के वीडियो क्यों निकल के आए चुनाव प्रचार में? आप ही के मंत्री
जलदाय मंत्री का विरोध हुआ। देखिए जलदाय मंत्री ने कहा कि भाई मन में आए जिसको वोट दे देना। देखिए ये पानी की समस्या थी। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जनता एक विशाल जनता नाराज हो कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल ही नाराज है, वो इस तरह का कहीं पर नजर नहीं आया। अब आप जहां तक पानी के बाद जल जीवन मिशन का घोटाला आपने देखा ही होगा ना, कितना बड़ा घोटाला था। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र से भेजे गए, इन्होंने क्या उसको सबको खत्म कर दिए। आज इनके मंत्री है, वो है, इनके जो अफसर वगैरह है उन पर ईडी लगी हुई है ना, तो उससे पता लगा रहा है इन्होंने 5 साल तक, क्योंकि देखो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने साफ कहा है कि साहब मैं केवल कुर्सी बचाने के लिए मैंने 5 साल बचा। सर अब तो आपके हाथ में है ना सत्ता। हाँ हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और कर रहे हैं इस चीज को। सलनूर 84 आदिवासी सीटें हैं, ठीक है। और यदि आप मुझे टाइम दे तो ये मदन जिलावर का वीडियो है और बोले आदिवासियों के डीएनए की जांच कराइए कि अपने बाप की औलाद अग्नि क्या वो हुआ। पुराना विषय, पुराना विषय नहीं है। उसके ऊपर तो वहाँ के आदिवासी नेताओं ने जवाब दे दिया। सुनिए मेरी बात, बोला वो क्या था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में 35% वो क्या था। डीएपी आज 1700 रुपए प्रति बैग मिल रही है, आखिर वो क्या है। दूसरा बात मैं पूछना चाहता हूं, जो गौण मंडियां 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में खोली उनको बंद क्यों किया गया। तीसरी बात कहता हूं, ये बात कर रहे हैं घोटालों की उनकी, मैं एक जिले का उदाहरण दे दूं। बूंदी के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी लेके आए थे, जिसके अंदर टोटल 40,000 करोड़ का घोटाला है, उसका ये कभी जिक्र नहीं करेंगे। जिसके अंदर 575 करोड़ रुपए तो इन्होंने बूंदी जिले से प्रीमियम लिया और 320 करोड़ रुपए 320 करोड़ रुपए किसानों को प्रीमियम दिया। और 2021 का फसल बीमा आज भी बकाया है। मैं पूछना चाहता हूँ 7 कंपनियों में मोदी जी ने कितने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिए थे। राहुल गांधी के साथ बोलने लग जाता है। जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो रेलवे के लिए बनाती थी, उसको 10,000 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ में किसको बेचा गया। ये इनके बारे में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए बोलिए ना, आप किस से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए थे, उसका आप कभी जिक्र नहीं करेंगे। नोटबंदी के अंदर आज नोटबंदी का जिक्र नहीं करेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि नोटबंदी से देश को कैसे लूटा गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि 3 काले कानूनों में किसानों को कैसे गोलियों से बूंदा गया, भूल गए। कैसे आपने राजस्थान के अंदर गुजरों को कैसे गोलियों से बूंदा, भूल गए। तो वही वोट देने वाले ये सारे मुद्दे जाकर साहब, ये सारे मुद्दे रख के आप वोट ले चुके एक बार। लोकसभा में लोगों ने वोट दिया। आशीष जी सबसे बड़ी बात है 7 कह रहे थे, ये वही लोग हैं जो विधानसभा कह रहे थे उसी गुजर 7 सीटों पे वास्तव में क्या आपको मुद्दे, इनके मुद्दे क्या है? गुजर बोले 2 सीटें, जिसके अंदर इनकी 4 सीटों पे जमानत जब्त हो रही है। नंबर 2 आरक्षण मिटाने की ये बात कर रहे हैं, संविधान ये बदलने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को मिटाने की बात कर रहे हैं, कभी बात करनी। और नौकरियां, अरे डीजल जब 35% कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता आया तो आप लोगों ने सस्ता क्यों नहीं? आपने ये कहा था हरियाणा पंजाब को 2 बार करेंगे, इनके सवाल का जवाब दे दो कि क्यों सर मैं तीसरे नंबर पे आप आज का ताजा उदाहरण है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी और बीजेपी के गुंडे उसको गाड़ी से कुचलने का प्रयास करे, उस बात को नहीं करेंगे। आप पता झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। आज की आप पता करके आइए सुरेश जी पता करके आइए, तब आपको पता चलेगा बीजेपी के कौन कौन गुंडे थे और किन किन उठाई गिरोह आप लोगों ने साथ रखी है। दूसरा किन-किन इंस्टीट्यूटों को बीजेपी ज्वाइन करा के वहां भेज रहे हैं। और दूसरा पुराने और किन-किन लोगों ने शराब से हरियाणा की बड़ी गाड़ियां और खींवसर के पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और बीजेपी का वो कहते हैं कि नाथुराम मिर्जा नागौर में कहते हैं ये सत्यानाशी का फूल और इसका दी एंड होने जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपको मुद्दे पता है और आप उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस जो है वो जीतने वाली है। बिल्कुल 100% कांग्रेस जीत के। सर इन 7 सीटों के ऊपर कई सीटें ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पे जैसे रामगढ़ है, कांग्रेस की सीट थी, सिंपैथी की सीट थी, कांग्रेस के हाथ में जा रही है। दौसा आपका एक फाइट वाली सीट आप कैसे कह रहे हो कांग्रेस के हाथ में जा रही है? रामगढ़ के हाथ में मुझे नहीं मुझे बताइए, आप बताइए 2023 के चुनाव में जो सुखवंत सिंह जी उनको 74,000 वोट आए थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको 33 जय आहूजा जी को 32,000 वोट आए थे। 74,000 और 32,000 दोनों को मिला लिया जाता है तो करीबन 1,08,000 1,06,000 वोट हो जाते हैं। तो हमारे 1,06,000 वोट तो वही है। इसके बाद में हमने जो 11 महीने में काम किया, मोदी जी पे जो विश्वास है, भजन लाल जी के विश्वास है, उसके वोट मिलेंगे ना हमको। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि रामगढ़ की सीट चल जाएगी? दावे के साथ कहता हूँ कि सुखवंत सिंह जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो अच्छे वोटों से जीत के आ रहा है। दौसा के अंदर जगमोहन जी है वो निश्चित रूप से जीत के आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए आज मैं कह रहा हूँ जनता को
जनता को क्या चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनका विश्वास चाहिए। आज कांग्रेस क्या झूठ का पुलंदा है। आपने देखा होगा कि खड़गे जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा, काम किया होता है, काम किया नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि दौसा के अंदर अगर काम किया होता तो ये भिक्षाम देही लेके नहीं निकल। नहीं, वो तो आपके रामगढ़ के अंदर भी इनके जो संजना यादव जी उन्होंने मांगा था, तो ये तो एक तरीका होता वोट मांगने का। वोट मांगने का तरीका होता भिक्षाम। देखिए, ये हमारा अधिकार है, हम जनता के बीच में कैसे जाए, वोट मांगे। और इस्तीफा हमारा अधिकार है को दबाया था, अपने भाई को वोट मांगे। पहले तो कहते हैं मंत्री नहीं हूं, आज कह रहे हैं मंत्री हूं। दोगलापन छोड़िए और इस दोगलेपन से बाहर होकर और बताइए हमने क्या किया। आज तक डिंपल मीणा को न्याय नहीं मिला। वो लोग शहीद से मार के बैठे हैं, आप डिंपल मीणा को न्याय दिया। वही एरिया और वहीं से वोट मिलने वाले। दूसरे संजय शर्मा वहीं से लड़का था जिसको हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई थी, उसको आपके 2 विधायक गए थे, हम मुआवजा देंगे, उसको मिला क्या मुआवजा? न्याय की मांग आप लोग भी केवल चुनाव के टाइम क्यों उठाते हैं? हम पहले भी मांग किए और आज भी कर रहे हैं और की यार उनके साथ रहेंगे। जो पीड़ित है, चाहे सरकार किसी को, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से किरोड़ी मीणा से, किरोड़ी मीणा मंत्री है या नहीं, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। पहले जब तक भाई को टिकट नहीं मिली थी, जब तक तो बोले मैंने मंत्री पद छोड़ दिया है, और अब कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूं। सिर्फ क्या भाई की टिकट के लिए दिखावा था? और भिक्षा क्यों मांगनी पड़ रही है? मैं पूछना चाहता हूं। काम किया होता डंके की चोट पे कहते, और कामों की लिस्ट जनता को देते कि हमने काम किए। मेरे मित्र कह रहे थे गैस सिलेंडर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 76,80,000 लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिला दिया, 68 लाख लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने ज्यादा दिया या बीजेपी ने ज्यादा किया? 68 लाख में से कितने को रिफिल होती है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की और राज्यों में सरकार है, वहाँ क्या गैस सिलेंडर मिल रहा है? क्या आज लोगों को नहीं मिल रही है? यही झूठ बोलते हैं। आदित्य जी यही समस्या है, जनता उनकी लोगों ने विधानसभा चुनाव में नकार क्यों दिया? मेरी बात सुनिए, विधानसभा चुनाव में कुछ वोटों के माध्यम से मैनेजमेंट की वजह से रह गए, अदरवाइज कहीं का मैनेजमेंट हमारा ही था और किसका था? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। और बीजेपी का कहीं नहीं था। और बीजेपी अब फेलियर है, पर्ची सरकार है, नागपुर और दिल्ली से पर्ची आती है, उसे यहाँ मुख्यमंत्री चले जाते हैं। लोगों ने चुना ना उनको, लोगों ने चुना, जनता ने, लोगों ने विधायक चुने हैं और पर्ची से मुख्यमंत्री और मिनी मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं है, नौकरशाही आई है, जनता कोई काम नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार की खुली लूट हो रही है। और ये बताइए कि जनता को क्या किया गया? और अग्निवीर के माध्यम से युवाओं के पीठ में छोरों घोपने का काम किसने किया था? ये बात करके बताएं। दूसरी बात पूछना चाहते हैं कि अजीत डोभाल और अमित शाह का बेटा टैक्स हेवन कंट्री में जो काम चला रहे, वो पैसा किसका जा रहा है? और दूसरा मैं सात उपचुनाव से इसका क्या लेना देना, आप ये बताओ। क्यों नहीं लेना देना? क्यों नहीं लेना? जनता का पैसा है, आप और हमका सबका पैसा। कोई मेरा अकेले का पैसा है या उनका अकेले का पैसा है? आप बता जाइए। और तड़ी पार की बात कर रहे थे मेरे मित्र, बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसी जनता के एक 18 साल के बच्चा वोट देने का राइट है, उसी वोट देने से गए एक तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री बनना। इस तड़ी पार की परिभाषा पहले बीजेपी के लोगों को पढ़ के आनी चाहिए। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये आपने भी देखा होगा 5 साल तक राजस्थान में किस तरह का शासन चला। आपने खुद ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अध्यापकों का ट्रांसफर बिना रिश्वत के नहीं होता है। मुख्यमंत्री अगर शिक्षा मंत्री के सामने ये बोलता है कि अध्यापकों का ट्रांसफर बिना नहीं होता, तो अगर ये चीज, अरे भाई सुन लो, तो अब आप इससे ये साबित होता है कि ये लोग कितने भ्रष्टाचारी है। जब खड़गे जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हम जो घोषणा करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, हम जो घोषणा करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, मंत्री के सामने का वो डीसी पैसे ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो डीसी पैसा ऊपर तक कहाँ पहुँचा था? इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ। तो हम आखिरी सवाल, सरकारी कार्यालय के अंदर देखिए, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में लिए बताइए, कार्यालय नहीं बने, इनके बीजेपी के सरकारी कार्यालय कहाँ से बने? कर्मचारियों का पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बीजेपी के नेताओं मुख्यमंत्री को ये बोला जाता है कि नकारा निकलता है, कहाँ से आप बोलो? आदमी जो उसको शिक्षा का बोला है तो बीजेपी ने किया। यूपी के अंदर देख लीजिए, जनता स्कूल तो बंद किए, 800 शराब की दुकानें जाकर साहब नकार चुकी है। साहब एक आखिरी सवाल मेरा दोनों ही पार्टियों से कि आप दोनों पार्टियों को इस उपचुनाव के अंदर राजस्थान में 7 सीटों पर क्या कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई तीसरा सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है क्या? मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तानाशाही खत्म होने के कगार पर है। पर्ची का जो पर्ची सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। कोई तीसरा कोई आपको नजर आ रहा है? तीसरा नहीं, दूसरा यार वो कांग्रेस है।
मतलब दूसरा है कि पहला है? ये कांग्रेस पहला है और किसान, मजदूर, नौजवान और महिला और आदिवासी की पार्टी है। और आदिवासी होगा डीएनए चेक करवाने वाले, ओछे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मदन दिलावर जैसे लोगों को घर बिठाया जाएगा। देखिए मैं तो एक चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 700 सीट की जीत के आ रही है, अच्छे मार्जिन से जीत के आ रही है। और जहां तक अपशब्दों की बात है तो इनको खुद को देखना चाहिए कि शांति धारीवाल जी ने खुद ने बोला है कि ये मर्दों का प्रदेश है। बताओ महिलाओं के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? शांति धारीवाल सदन के अंदर शांति धारीवाल माँ बहन की गालियां बकते हैं। एक एमएलए के लिए माँ बहन की गालियां बकते हैं। तो शब्दों का चयन तो कांग्रेस को करना चाहिए कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कई तीसरा कोई आपको नजर आ रहा है? तीसरा नहीं, दूसरा यार वो कांग्रेस है। मतलब दूसरा है कि पहला है? कांग्रेस पहला है और किसान, मजदूर, नौजवान और महिला और आदिवासी की पार्टी है। और आदिवासी होगा डीएनए चेक करवाने वाले, ओछे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मदन दिलावर जैसे लोगों को घर बिठाया जाएगा। देखिए मैं तो एक चीज जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 700 सीट की जीत के आ रही है, अच्छे मार्जिन से जीत के आ रही है। और जहां तक अपशब्दों की बात है तो इनको खुद को देखना चाहिए कि शांति धारीवाल जी ने खुद ने बोला है कि ये मर्दों का प्रदेश है। बताओ महिलाओं के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? शांति धारीवाल सदन के अंदर शांति धारीवाल माँ बहन की गालियां बकते हैं। एक एमएलए के लिए माँ बहन की गालियां बकते हैं। तो शब्दों का चयन तो कांग्रेस को करना चाहिए कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कई चैलेंज नहीं है। उसका कारण है, एक तो हमने जो टिकटों का वितरण किया है, जो प्रत्याशी चयन है वो बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे। दूसरा हमारा संगठन है, वो मजबूत संगठन है, बूथ पे काम कर रहा है, मंडल पे काम कर रहा है, जिले पे काम कर रहा है, राज्य पे काम कर रहा है। तो जब संगठन मजबूत होता है और कैंडिडेट अच्छा होता है तो वो अपने पक्ष में चुनाव जीत के आता है। चलिए साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव चल रहा है, हमने बताई थी आपको 11 बजे की रिपोर्ट, लगभग 25% के आसपास वोटिंग हो गई थी। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और दोनों ने अपनी अपनी पार्टी को श्रेष्ठ बताया है। चुनना आपको है, आप किसको चुनने जाते हैं। पर एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, वो ये कि वोट देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है, इससे आप वंचित ना हो। और ये वोट ही है जो आपके क्षेत्र में विकास कराएगा, आपके बच्चों के भविष्य में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए आज घर बैठे ना रह जाइएगा, वोट देने ज़रूर जाइएगा। मुझे लगता है ये भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये जरूर कहेंगे कि वोट देने तो जरूर जाएं। देश के मतदाता इस लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीर जो लोकतंत्र का चुनाव, इसमें मतदान अवश्य करें, घर से निकले जाके मतदान करें और इस लोकतंत्र का जो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसको मजबूत करें। देखिए मैं तो राजस्थान के जो 7 विधानसभा के मतदाता उनसे अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मतदान का उपयोग करें, क्योंकि आप अपनी भी शक्ति को पहचानें, क्योंकि आपकी शक्ति मतदान है। आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करके मतदान करने के लिए जरूर जाएं। तो मतदान जरूर करिएगा। और रही बात फैसले की, तो जो आज आप फैसला करके आएंगे वो 23 तारीख को हमारे सामने होगा। और एक बार फिर हम भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ होंगे और देखेंगे कि इनके दावों में कितना था दम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।